और शानदार क्लैपिंग के साथ मैं मैडम को माइक हैंड ओवर करूंगी। आइए मधु मैडम, मधु जी आपका स्वागत है। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ मेरी ऑडियो वीडियो आपके पास सही से आ रही होगी। यस। थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए, इतना ज्यादा ब्लेसिंग के लिए। अक्सर जब इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे जब बोलने का मौका मिलता है तो थोड़ी सी नर्वसनेस हो जाती है, थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा दिल में धक 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 हो रहा होता है। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सभी का आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा हौसला बढ़ जाए और उस हौसले से मैं आज अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। जो भी मैंने तैयारी करके आई हूँ, जो भी मैं सोच के आई हूँ, मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी। पूरे हिंदुस्तान से आप सभी का आशीर्वाद मैं मांगती हूँ और आपके आशीर्वाद के साथ में आज का सेशन का स्टार्ट करती हूँ मैं। तो एवरी डे 8 PM JRSM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आकर आप इतने सारे लोगों का टाइम में ले सकूं। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हालांकि मैं अपने को अभी इस लायक नहीं समझती, पर बीसी सर का आशीर्वाद है और जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं उन सभी से सीखते हुए मैं जितना कुछ सीखी हूँ उन्हीं सब चीजों को मैं आज कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ। सिंपल सी बात है, मैंने कुछ भी ऐसा अलग चीज नहीं किया, मैं सीखी हूँ और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ। बस कॉपी पेस्ट करने का सबका अपना तरीका होता है, तो मेरा एक अलग तरीका यहाँ पे होगा। और आज मैं चाहती हूँ कि आज जो मैं बातचीत करने वाली हूँ वो मेरी आंखों से आप आरसीएम को देखे, मैं उस तरह की बातचीत करूंगी कि मैं किस नजर से आरसीएम को देखती हूँ, किस नजर से मैं इस चीजों को देखती हूँ, कितने बड़े रूप में देखती हूँ, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। और टीसी सर का आशीर्वाद लेते हुए, बीसी सर का आशीर्वाद लेते हुए, कोर लीडर्स का आशीर्वाद लेते हुए और आप सभी पूरे हिंदुस्तान के लोगों का जो जूम पे है, जो यूट्यूब पे है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपकी आशीर्वाद मेरे पास आ गई है। और आप सभी को साथ लेते हुए आज के इस प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मधुसूदी है, मैं फॉरबिसगंज अररिया बिहार से बिलोंग करती हूँ। वहां से मैंने अपनी 12th की पढ़ाई की है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोलकाता से की हूँ, आइजर कोलकाता से, जो एक रिसर्च कॉलेज था। और 12th के बाद चूंकि मेरी रैंक अच्छी थी तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मैंने 12th के बाद की जितनी पढ़ाई है वो मैंने स्कॉलरशिप के माध्यम से की है। ग्रेजुएशन में थी जिस टाइम पे आरसीएम अभियान के बारे में पता चला। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये फंसने फंसाने का काम है, तेल लगाने का काम है, ये काम वो लोग करते हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, ये काम उनके पास होता है जो कि जिनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता। ये सारी मानसिकता कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी थी, पर मैं लकी हूँ कि मुझे डायरेक्शन देने के लिए मोहन प्रसाद सर मेरे जीवन में आए और उन्होंने एक ही लाइन बताई थी कि मधु कुछ काम को करना है या नहीं करना उसके पहले उसकी जानकारी ले लो। और मुझे ये बात लॉजिकल लगी और मैंने जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होने के बाद में मैंने प्रोफेशनली सीखते हुए इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, इस अभियान को करना स्टार्ट किया। जो जो सीखती थी इम्प्लीमेंट करती गई करती गई करती गई, करते करते रॉयल्टी अचीवर बनी। रॉयल्टी अचीवर में सेलिब्रेशन हुआ, वहां पे मान सम्मान मिला। उसके बाद लगा कि नहीं, थोड़ा और प्रोफेशनली करना चाहिए। फिर सीखने पे ध्यान लगाई, फिर सीखते गई सीखते गई सीखते गई और सीखते 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 अभी मैं इमरोल्ड की पोजीशन में हूँ और साथ में मैं भी पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैं अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को अभी भी सीख के जो सीख रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ऑल इंडिया में लगभग मेरी टीम है और उन सभी टीम की मेहनत है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और आप आज के इस प्लेटफॉर्म पे मैं उन सभी टीम मेंबर्स का भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और आज की जो बातचीत मैं बोली कि आज हम आरसीएम को एक अलग नजरिए से देखेंगे, एक अलग तरीके से देखेंगे। और उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और जब स्क्रीन आ जाए तो हम एक बार, चंदना मैडम आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। जरूर। आ गई मैडम। थैंक आ यू गई। सो मच आप सभी का। तो आज के सेशन में आप सभी का फिर से बहुत 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 स्वागत है। और आज के सेशन में मैं बातचीत करने वाली हूँ और सबसे पहले बातचीत करने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने कैसे काम किया, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करूंगी। फिर मैं बात करूंगी थोड़ा सा मेरे नजरिए से आरसीएम को देखेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगी कि किस चीज के लिए मैंने आज इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, या टीम के बहुत सारे लोग या आरसीएम में बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कभी कभी फोन आते हैं कि आप सोशल मीडिया से कैसे बिजनेस को बिल्ड करते हो, तो थोड़ा सा टिप्स मैं आपको दे दूंगी और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो आज का सेशन इतने में कवर होने वाला है। कभी कभी फ्लो फ्लो में मैं थोड़ा फास्ट निकल जाऊंगी, या कभी कभी फ्लो फ्लो में अगर मैं टाइम ज्यादा ले लूं तो चंदना मैडम एक बार मुझे रोक दीजिएगा ताकि मैं वहां पे फुल स्टॉप लगा दूं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब इस बिजनेस के बारे में बोले तभी बिजनेस बोलते थे, अभी अभियान बोलते हैं। तो इस अभियान के बारे में जब मुझे पता चला तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये पूरा का पूरा जो गेम है वो पूरा का पूरा हमारा गेम है, वो है हमारे माइंडसेट का।
क्योंकि हम जितना मेंटली प्रिपेयर रहेंगे उतना ज्यादा रिजेक्शन को फेस करने में, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में, लोगों का सामना करने में, लोगों के सवाल को हैंडल करने में आसानी रहेगी। और ये बात मुझे समझ में आ गया था कि ये चीजें आसान तो है, ऐसा नहीं कि आसान नहीं है, आसान है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हम जहाँ इंडियन सोसाइटी में, हमारी कुछ हो ना हो, हमारी ये नाक बहुत बड़ी होती है। हम क्या सोचते हैं कि यार कोई हमें मना कर देगा, कोई हमें बोलेगा, मैं उसके पास 4 बार जा रहा हूँ, वो मना कर दे रहा है, तो हमारी ये जो नाक है ना वो दुखने लगती है, हमें बड़ी तकलीफ होती है। और उस चीज से ओवरकम करने के लिए तभी हम ओवरकम कर पाएंगे जब हम यहाँ से बहुत स्ट्रांग होंगे। और इनिशियल फेज में ये बहुत ज्यादा होता है। इनिशियल फेज में जब आप स्टूडेंट होते हैं या जब आपकी एज कम होती है, और इंडियन सोसाइटी में जब फीमेल आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जाते हैं बिजनेस को समझाने के लिए और उल्टा वो आपको समझा के भेजने लगते हैं। और ये कई बार हुआ। और जब ये कई बार हुआ तो उस रिजेक्शन के बाद में, उस ऑब्जेक्शन के बाद में मुझे समझ में आ गया कि इस बिजनेस को अगर बिल्ड करना है तो सबसे पहले खुद को यहाँ से रेडी करना होगा, यहाँ से तैयार करना पड़ेगा। और यहाँ से तैयार करने का एक ही तरीका है, वो है कि जितना ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन जाएगा उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होगा। उसके बाद मैंने सेमिनार में, मैंने अलग अलग जगह पे को लीडर से बात करके, अपने अपलाइन से ज्यादा बात करके, क्योंकि जो अपलाइन है वो मेरे सफल हैं, जो हमारे कोर लीडर है वो सफल है, तो उनकी संगति में रहना स्टार्ट किया, उनसे बात करना स्टार्ट किया, और धीरे 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 मैं यहाँ से स्ट्रांग बन गई। तो सबसे पहला रीजन जो है मेरा इस बिजनेस में कामयाबी का, वो सबसे पहला रीजन है कि मुझे पहले यहाँ से स्ट्रांग बनना पड़ा। और ये स्ट्रांग इस तरीके से बनी, किसी को समझ में आए ना आए, मेरे को समझ में आ गया तो मेरे को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, और चाहे जिस परिस्थिति में हो, जिस स्थिति में हो, जितना संघर्ष करना पड़े, जितना स्ट्रगल करना पड़े, कितनी भी कठिनाई, मैं इस बिजनेस को बिल्ड करूंगी। ये वाला डिसीजन मैंने बहुत अच्छे से ले लिया था, और ये मेरी जो राह थी, मेरे जो पाथ थे उसको आसान कर दिया। क्योंकि जब ऑब्जेक्शन आता था तकलीफ नहीं होती थी, करे कोई भी कुछ करे, मेरे को करना है। अभी भी बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते हैं कि यार मैं तो इतना मेहनत क्यों करती रहती हूँ, जब देखो जूम मीटिंग में लगी रहती हूँ, सैटरडे संडे ही तो आराम करने का वक्त हमें मिलता है, मंडे टू फ्राइडे पूरा लैब 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 रहता है, और सैटरडे संडे आराम करने का रहता है। और नॉर्मली तुम सैटरडे संडे बाहर रहती हो, कब सोती हो कब आराम करती हो पता नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। और मेरा रिप्लाई एक ही होता कि मुझे पता है कि आपको समझ नहीं आता, क्योंकि अगर समझ में आता तो आप भी कर रहे होते। सिंपल सा फंडा है। जिसको आपकी मेहनत समझ में नहीं आती, जिसको आपका प्लान समझ में नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है कि तभी वो ना कर रहे हैं। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं, और हिंदुस्तान में आपकी मेंटलिटी से जुड़ के, आपकी मानसिकता से जुड़ के, और बड़े सपने वाले लोग बहुत हैं, और बस हमें उस तक पहुंचना है, और पहुंचने में वक्त लगेगा। और ये वक्त जो लग रहा है, यही वक्त, यही रास्ता हमें अपने आप को बनाने के लिए माध्यम बन रहा है। तो मैंने पहला काम किया, खुद को यहां से तैयार किया। दूसरी चीज, मैं थी वेस्ट बंगाल में, मेरी जो अपलाइन थी वो बिहार में। हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्रेन से लगभग 12 घंटे का था। तो पहले ही दिन जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तब मुझे समझ में आ गया था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सर वहां से आएंगे और तब प्लान दिखाएंगे, वो वहां से आएंगे तब होम मीटिंग करेंगे, वो वहां से आएंगे तब फॉलो अप करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले ही दिन मुझे समझ में आ गया कि इस बिजनेस को मुझे इंडिपेंडेंट होकर बिल्ड करना होगा। सिंपल सी बात है। तो मैंने इंडिपेंडेंट पहले दिन से ही अपने आप को बना लिया, और इसी का सबसे बड़ा बड़ा फायदा मुझे मिला। कहते हैं ना कभी कभी लक काम करती है, और मैं बोलूं कि सच में मैं बहुत लकी हूँ, सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे वो सारे सिचुएशन दिए जिन सिचुएशन में मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी इंडिपेंडेंट बनती गई। और इस बिजनेस में जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, जितनी जल्दी अपलाइन से, मतलब कि आप उसके मार्गदर्शन में काम करते हैं, पर आपकी एक्टिविटी उनकी एक्टिविटी से उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, आप अकेले उनका फोन नहीं भी आए तो भी आप उतनी ही ताकत से फोन काम कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे भगवान ने ऐसा ऐसा सिचुएशन दिया कि मैं बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गई। और जब इंडिपेंडेंट हुई तो फिर मैंने खुद पे काम किया, सीखना स्टार्ट किया, और सीखते 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 बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया। अब अच्छी बात क्या थी? अच्छी बात ये थी कि मैं कॉलेज में, जिस कॉलेज के स्टूडेंट थी, उस कॉलेज में पूरे हिंदुस्तान के लोग थे, वो पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट थे, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का आइडिया लग गया। मैं जिस कॉलेज में थी वो मेरे घर से 12 घंटे दूर था, 14 घंटे दूर था। तो मैं जिस एरिया में यहाँ पे काम कर रही थी, तो इस एरिया के लिए भी मैं थर्ड पार्टी के रूप में थी। और जब मैं बिहार 2 दिन के लिए जाती थी, 3 दिन के लिए जाती थी, तो वहां पे जो मेरी टीम थी उसके लिए भी मैं थर्ड पार्टी थी। और ये वाला चीज मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया, और मुझे आउट ऑफ स्टेशन वर्क करने में बहुत आसानी हुई। तो अगर मैं अपने बारे में बोलूं कि मुझे क्यों मतलब कि ये पोजीशन मिली, क्यों मेरा टर्नओवर ऐसा है, मुझे क्यों कामयाबी मिली, तो उसमें 3 फैक्टर, यही फैक्टर है। फर्स्ट वन,
मैं यहाँ से बहुत स्ट्रांग हो गई। मुझे समझ में आ गया कोई साथ दे ना दे, मैं इस बिजनेस को बिल्ड करने वाली हूँ। मुझे फ्यूचर विजन समझ में आ गया था, और मुझे समझ में आ गया था कि मेहनत करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करेंगे तभी तो वो चीज अचीव होगी। और कहते हैं ना कि मेहनत करेंगे तभी तो आपका नाम होगा। आज मैं, जितने भी लोग यहाँ पे जो सफल हैं, हम कोर लीडर की इज्जत इतनी क्यों करते हैं, राइजिंग कोर लीडर की इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने बहुत सारी मुसीबत झेल के गए हैं। तो मुसीबत मेरे को भी झेलना है, आपको भी झेलना है, तभी हम वहां पे जा सकते हैं। तो फर्स्ट वन, यहाँ से मजबूती मैंने अपने आप को दिया, और इसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट हुआ। आपकी ब्लेसिंग का सपोर्ट बोले, कोर लीडर की एजुकेशन की सपोर्ट बोले, राइजिंग कोर लीडर की सपोर्ट की बात करें, आरसीएम वर्ल्ड में जो हमारा ट्रेनिंग होता है उसकी सपोर्ट बोले, जो बड़ी बड़ी फंक्शन होते हैं उसकी सपोर्ट बोले, सब पूरा सिस्टम का सपोर्ट था। और उस सिस्टम के सपोर्ट से मैंने अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया। दूसरा, अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, आउट ऑफ स्टेशन जाके वर्क करना स्टार्ट की। कभी नहीं सोची कि मैं लड़की हूँ कैसे करूंगी नहीं करूंगी, मुझे पता था कि मैं लड़की हूँ तो मेरा एक थर्ड सेंस भी है। मैं लड़की हूँ, इसका एडवांटेज है कि मुझे पता है, सामने वाले को देख के पता चल जाता है कि आदमी अच्छी नजर से देख रहा है कि खराब नजर से देख रहा है, और वो सेंस की कैपेसिटी अपने पास में है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी एडवांटेज इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। कई बार हम डिसएडवांटेज को काउंट करते हैं, पर वन ऑफ द जो मोस्ट एडवांटेज है उसके बारे में हम बात नहीं करते। पर एज ए फीमेल आपके पास ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। आप किसी की शक्ल देख के, उसकी नजर देख के, उसकी आंखों का डायरेक्शन देख के आपको पता चल जाता है कि वो आदमी किस कैटेगरी का है। और यहाँ पे फ्रीडम मिलती है कि हमें किसके साथ काम करनी है और किसके साथ नहीं करनी है, और ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो इंडिपेंडेंट हुई, यहाँ से स्ट्रांग हुई, आउट ऑफ स्टेशन बिजनेस बिल्ड किया। आज तक पूरे के पूरे इंडिया में लगभग 15 स्टेट मैंने ट्रेवल किया है, इंक्लूडिंग आरसीएम के काम से, इंक्लूडिंग अपने लैब के काम से या अपने रिसर्च के काम से। और ये सब संभव हो पाया है क्योंकि मैं यहाँ से स्ट्रांग थी और खुद बड़ा काम करना था, बड़ा विजन के साथ में काम करना। तो ये 3 चीज है जो इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि एक्शन प्लान क्या होता है, क्या क्या मैंने किया। तो सिंपल जो हमारा सिस्टम है उसको फॉलो किया, कुछ भी नहीं है और भी, बस सिस्टम ही है। और यही एक सिस्टम है जो आपका टाइम, एनर्जी, मनी तीनों को बचा सकता है। सिंपल सी बात है। बिजनेस कैसे बिल्ड होता है? बिजनेस सीधे सीधे ये 3 चीजों को फॉलो करके होता है। सिंपल सा चीज है, 21 स्टेप ऑफ सक्सेस यही है। जब हम 6 बेसिक बिल्ड करते हैं तो हमारा नेटवर्क बिल्ड होता है। ज्वाइनिंग 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 ज्वाइनिंग, इस तरीके से पूरा का पूरा लगता है। आप 2 टीम पे काम करें, 3 टीम पे काम करें, इस तरीके से स्ट्रक्चर रेडी 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 होता है। पर स्ट्रक्चर तो रेडी हो रहा है, लोग तो आ रहे हैं, पर उस लोग जो आम आदमी है, उस आम आदमी को थोड़ा सा उनको बिल्ड करना, उनके मरे हुए सपने को जगाना, जगाने के बाद में उसके आत्मविश्वास को जगाना, उसको रिजेक्शन फेस करने के लिए तैयार करना, उसको सेमिनार में जबरदस्ती लेके जाना, उसका स्टार्टअप करवाना, उसको गिव अप ना करने देने के लिए हिम्मत देना, लगातार फॉलोअप करना, उसको इमोशनल सपोर्ट देना, उसको वो सारी सपोर्ट देना ताकि वो बिजनेस छोड़ के ना जाए, वो वहां पे डटे रहे। इन सबके लिए जिस स्किल की जरूरत होती है, वो धीरे धीरे उस स्किल को भी अपने को डेवलप करना पड़ता है। और वो स्किल को डेवलप आप कैसे करेंगे, वो मैंने कैसे डेवलप किया, वो सिंपल 8 कोर स्टेप को फॉलो करके। जब आप 8 कोर स्टेप को डेली फॉलो करते हैं तो धीरे 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 आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होती है। आपको समझ में आता है कि हमें कैसे ट्रीट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टीम मैनेजमेंट कैसे करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों में अगर कुछ कमी है तो उस कमी को सुधारने के लिए कैसे उनसे बात करनी है। डायरेक्टली नहीं बोलना है, पहले तारीफ करनी है, फिर कुछ और बात करनी है, फिर उनकी उस बातों को रखना है। बहुत सारी छोटी 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 बातें हैं जो कि हमें इस बिजनेस में सीखनी है, और उसको सीखने का सिंपल सा तरीका है 8 कोर स्टेप को सीखना है। तो जब आप 6 बेसिक फॉलो करते हैं, डेली 6 बेसिक को फॉलो करते हैं, तो आप नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। मैंने 6 बेसिक को फॉलो करके नेटवर्क बिल्ड किया। और अच्छी बात यह है कि मेरी अपलाइन ने मुझे हमेशा बताया कि मधु, नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर आपको 10 कहते हैं 10 हमारे बिहार में बोला जाता है कि अगर इतनी सी जमीन है, इस जमीन की कैपेसिटी अगर 10 बीघा धान उगाने की है, या 10 क्या बोलते हैं क्विंटल अगर धान उगाने की है, तो सेम जमीन में आप 100 क्विंटल नहीं उपजा सकते, कैपेसिटी है उसकी। उसी तरीके से अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं, उस 1000 लोगों की कैपेसिटी है कि हम टेक्निकल बन सकते हैं, तो उसी 1000 लोगों के बल पे हम रूबी नहीं जा सकते हैं। तो मुझे जमीन वाला एग्जाम्पल मेरे मोहन सर ने हमेशा दिया कि मधु, अगर तुम्हें ज्यादा खेती चाहिए, ज्यादा नेटवर्क चाहिए, ज्यादा धान चाहिए, ज्यादा गेहूं चाहिए, तो जमीन को बड़ा करना होगा, यानी कि नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ेगा। और नेटवर्क के लिए ज्वाइनिंग की प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा। और ज्वाइनिंग का सिंपल सा है, बैक टू बेसिक।
बैक टू बेसिक, 6 बेसिक को फॉलो करना है। पर उस जमीन को हमेशा उपजाऊ रखना, उसमें क्रिएटिविटी लेके आना, कंपाउंडिंग लेके आना, उसके लिए 8 कोर स्टेप को फॉलो करना है। तो नेटवर्क बिल्ड करना है, फिर धीरे धीरे अपनी पर्सनालिटी को भी बिल्ड करनी है, ताकि उस नेटवर्क को हम संभाल सके। अगर हम उस नेटवर्क को नहीं संभाल सके तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, वो फिर बिजनेस को छोड़ देंगे, और फिर वो बिजनेस को छोड़ेंगे तो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं करेंगे, वो पूरी इंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नुकसान करेंगे। क्योंकि जब लोग यहाँ से असफल होकर बाहर जाते हैं तो कोई नहीं बोलता कि मेरी गलती थी, वो क्या बोलते हैं कि अरे ये इंडस्ट्री खराब है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें होती है, यहाँ पे ऐसे ही बड़े बड़े कार दिखाई जाती है, बड़े बड़े बंगले दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े ऐसे दिखाए जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो वो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नुकसान करते हैं, और उस नुकसान होने से हम बचा सकते हैं अगर हम जैसे जैसे नेटवर्क बिल्ड करते हैं वैसे वैसे अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करते जाएं, तो उस नेटवर्क को संभाल लिए अच्छे से, तो फिर वो चीजें नहीं आ पाएगी। और साथ में अगर हम 7 कार्नर का फॉलो करते हैं, तो जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर हम कर देते हैं, वो छोटी छोटी गलतियों से हम बच सकते हैं, और उससे हमारा बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। सिंपल सा इतना सा चीज करने से हम बहुत बड़े ग्रोथ कर सकते हैं। इस पूरे पूरे के पूरे बिजनेस में, पूरे के पूरे अभियान में हम बहुत जल्दी बड़े टॉप अचीवर बन सकते हैं। ये सिंपल सा फंडा है जो अपने को करना है। और अच्छी बात यह है कि ये सिखाने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है। ये सिखाने के लिए सेमिनार होती है, ट्रेनिंग होती है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का डेली का सेशन होता है, सुबह गुरुकुल का सेशन होता है, तेजस कोर्सेस हो रहे हैं बुनियाद के मेन के, जहां पे छोटी छोटी बातों को डील किया जा रहा है। क्या नहीं करना है वो भी बताया जा रहा है, क्या करना है ये भी बताया जा रहा है। जब इतनी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, और इस एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने फॉलो कर लिया, तो सच में हम बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी इंपायर को खड़ा कर सकते हैं। और इस चीज को ध्यान में रख के अपने को काम करना, और मैंने हमेशा इस चीज को ध्यान में रखा। इमोशनल टच इस चीज को देने के लिए आप 6 बेसिक 8 कोर स्टेप 7 कार्नर को एक पेज में लिख के, जहां सुबह उठते ही आपका नजर जाता है वहां पे आप चिपका सकते हैं। ये मैंने कई बार किया, आज भी मेरे रूम में मेरे हैंड से रिटेन ये सारी चीजें हैं। उससे क्या होता है कि इमोशनल टच आता है, आप ये कर सकते हैं। अब मेरी नजर से थोड़ा सा आरसीएम को देखते हैं। मेरी नजर से अगर आपको आरसीएम को देखना है, तो आरसीएम एक क्लास को बदलने का बिजनेस है। ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा अभियान नहीं है, ये वो अभियान है जहां पे आप अपनी क्लास को बदल सकते हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, जब मैं 11th क्लास में थी, तो 11th क्लास में मुझे अपने घर से फॉरबिसगंज से पटना जाना था, एक एग्जाम को देने के लिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए जाना था। और मुझे याद है कि मैं गई थी तो नॉर्मल स्लीपर से गई थी, पर आने के टाइम पे मेरी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई थी, तो जनरल से आए थे। मैं, मेरा भाई और मेरी मदर, तीनों जब जनरल से आए थे ना, और उस जनरल की जो स्थिति मैंने देखी थी, ऐसा नहीं कि आज मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं करती हूँ, मैं आज भी लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ। आज खुद आई तो लगभग 20 मिनट का मेरा ट्रैवलिंग लोकल ट्रेन से ही था, मैं उसको बुरा नहीं बोलती। लेकिन मैं जब उस जनरल क्लास की देखी थी ना, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, और मुझे लगा था यार जिंदगी ऐसे नहीं जीनी मुझे। और उस टाइम पे एक बर्निंग डिजायर आया था कि मधु, अगर कभी मौका मिले ना तो बड़ा काम करना। और उस दिन से वो आग थी। और कहते हैं ना, जब आप किसी चीज की चाहत रखते हैं तो कोई ना कोई चीज मिल जाती है। और मुझे मौका मिला, आरसीएम मिला, और आरसीएम ने आज ये मुकाम दिया है, आज ये हिम्मत दी है कि आज जब मैं अपनी मम्मी के लिए कभी टिकट बुक करना होता है ना, तो कभी भी मैं देखती हूँ कि इस ट्रेन में सबसे अच्छा बोगी क्या है, क्या फर्स्ट एसी अवेलेबल है, सेकंड एसी अवेलेबल है, थर्ड एसी अवेलेबल है। कई साल हो गए मैंने मम्मी को कभी भी स्लीपर में भी नहीं भेजा, मैं हमेशा थर्ड एसी में, और अगर पॉसिबल हो तो फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि ये आरसीएम ने हमें औकात दी है कि हम लोअर क्लास से अभी मिडिल क्लास, हाई अपर क्लास में तो आ ही गए हैं, और धीरे 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 बहुत बड़े सेक्शन में जाने की तैयारी है। और आप सभी को यह मौका मिल रहा है कि आप अपने क्लास को बदल सकते हैं। जनरल से स्लीपर, स्लीपर से थर्ड एसी, थर्ड एसी से सेकेंड एसी, सेकेंड एसी से फर्स्ट एसी, फर्स्ट एसी से फ्लाइट, और फ्लाइट से एक दिन ऐसा होगा कि आपका भी पर्सनल एक जेट विमान हो सकता है, अगर हम उस विजन के साथ में काम करें तो। अब आरसीएम क्या है? सबको आरसीएम लगता है कि छोटी सी कंपनी है, या बड़ी सी कंपनी है, या एक कंपनी है। पर मेरी नजरों से देखें तो आरसीएम एक कंपनी है ही नहीं। मैं अपनी नजर से अगर देखती हूँ ना, तो मैं ऐसे देखती हूँ, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में और पूरे के पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिसका बस जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है, उसका न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है। और अपने पास में न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशिकल का एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, जो न्यूट्रीचार्ज और गामा ओरिजिनल का है। मतलब कि बहुत सारी कंपनी है जो हेल्थ केयर में काम करती है, और उसके टक्कर में हमारे पास एक सेगमेंट है, तो हम यहाँ पे एक कंपनी के बराबर हैं। बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे कंपनी है जो वर्ल्ड में और इंडिया में भी चल रही है, जिसका सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्मेटिक का ही है।
आप सभी को नाम याद आ गया होगा। एक फॉरेन कंपनी जिसका सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्मेटिक का ही है और अपने पास कीसोल का इतना बड़ा रेंज है। अब जरा सोचिए, कीसोल एक ऐसा ब्रांड है हमारे पास में, एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे पर्सनल केयर भी है, हाइजीन भी है, लॉन्ड्री भी है, अपने पास में है, इतनी सारी पूरे सेक्शन है, कॉस्मेटिक भी है। तो ये अपने आप में एक कंपनी है। आप इसको एक सेक्शन में देखिए, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, साथ में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सिर्फ एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट पे काम कर रही है, और हिंदुस्तान की कुछ ऐसी कंपनी है जो बस एग्रीकल्चर पे काम कर रही है और अपने पास हरी संजीवनी जैसा रेंज है, मतलब ये भी एक कंपनी है। अपने पास गुड डॉट है, वीगन रिवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट है, करोड़ों का मार्केट है, करोड़ों डॉलर का मार्केट है। ये मार्केट को कवर करने के लिए गुड डॉट अपने पास में है। एफएमसीजी का कितना बड़ा टर्नओवर है, और उस एफएमसीजी की बात कर रही हूँ जहां पे आप हिंदुस्तान के एक एक गली में, एक एक गांव में जाके और एक एक हाई क्लास में जाके काम कर सकते हैं, मतलब कि लोअर क्लास से लेके हाई क्लास तक काम करने जैसा अपने पास में प्रोडक्ट है, ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट अपने पास में है। जो जी कपड़े का कितना बड़ा रेंज है और कितना बड़ा मार्केट है। पहले क्या होता था कि एक आदमी को बर्थडे पार्टी में जाना होता था, एक आदमी को शादी में जाना हो, एक आदमी को मार्केट जाना है, तो एक ही चप्पल जूता पहने, एक ही कपड़ा पहने चले गए। पर आज के टाइम पे क्या है, यंग जनरेशन का, पार्टी में जाना है तो ये वाला जूता, शादी में जाना है तो ये वाला जूता, अगर ये वाला मार्केट जाना है तो ये वाला जूता। यानी कि उनका जो फुटवेयर है ना वो ओकेजनली बदलता रहता है। एक एक आदमी का 10-10 जूता है और वो जूता बदलते रहते हैं, चप्पल बदलते रहते हैं। फुटवेयर का कितना बड़ा मार्केट है, जरा सोचिए। अगर उस मार्केट पे भी अगर हमने अच्छे से नजर गड़ा दी ना, तो आप फुटवेयर पे काम करके भी रॉयल्टी टेक्निकल ले सकते हैं। और इस नजर से अपने को देखना है। आपको नहीं, मुझे नहीं पता कि आप अलग अलग सेक्शन को कैसे देखते हैं, मैं पर हर एक एक सेक्शन को मैं एक इंडस्ट्री के बराबर देखती हूँ, एक अलग कंपनी के बराबर देखती हूँ। पेंट का कितना बड़ा मार्केट है, उस मार्केट को अगर हम कवर कर ले तो उस पेंट पे काम करके आप रूबी स्टार भी जा सकते हैं और एक बड़ा जंप आ सकता है। और इतनी बड़ी, इतने अलग अलग सेक्शन है, और कुछ सेक्शन शायद मैंने भूल से मिस्टेक भी कर दी हूँ। इतना बड़ा मार्केट का ग्रोथ हमारे पास आ सकता है, कितना हाई जंप हम लगा सकते हैं। मेरी नजरों से तो ऐसे ही मैं देखती हूँ। मेरी नजरों से आरसम एक विशाल कंपनी का पूरा समूह को अपने साथ में समेटे हुए है, और एक ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है कि एक एक प्रोडक्ट पे काम करके कोई रूबी स्टार रूबी जा सकता है। और मुझे हमेशा अफसोस होता है कि मतलब इतना सब कुछ है तेरे पास, फिर तू इतना पीछे क्यों है। और मुझे अफसोस होता है, मैं कई बार अपने प्लान को बोलती हूँ कि सर पता नहीं कुछ तो कमी है, अदरवाइज हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, और उसके लिए लगातार मेहनत है। और मेरे अपलाइन हमेशा बोल रहे कि मधु चिंता मत करो, मेहनत रंग लाएगी और कई बार कंपाउंडिंग इफेक्ट में लेके आएगी। तो मैं आज आप सभी से अनुरोध करूंगी कि पता नहीं आप आरसम को कैसे देखते हैं, आज देखिए कि इतनी सारी कंपनी को एक साथ समेटे हुए अपने साथ में रखी हुई है, तभी तो अपने पास में 17 लाख स्क्वायर फीट का इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इतना बड़ा प्रोफाइल है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने पास में, और साथ में 4.5 लाख स्क्वायर फीट का अलग से हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसके बाद आप वंडर वर्ल्ड क्विक, पीयूसी, डीपो, डिस्प्ले वाल, ये सब की बात ही छोड़ दीजिए। और आज जो ऑनलाइन पे काम हो रहा है, उस ऑनलाइन पे काम करके कितना बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। इस नजर से देखेंगे ना तो ये जो मार्केट है ना आपके सामने है ना, मतलब बहुत बड़ा टर्नओवर दिखेगा, और एक ऐसा टर्नओवर जो टर्नओवर आप बड़ी से बड़ी इंपायर यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं, और एक एक आदमी यहाँ पे, हिंदुस्तान का एक एक आदमी डायमंड बन सकता है। हिंदुस्तान की बात करूं मैं, दूसरी कंट्री की बात ही नहीं करती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ दूसरी कंट्री में जाने वाला ऐसा है वैसा है, बोलते हैं कि अपने हिंदुस्तान को भी कवर कर लेना तो हम बहुत जल्दी डायमंड बन जाएंगे, स्टार डायमंड बन जाएंगे। मैं तो अपनी नजरों से ऐसे ही देखती हूँ, और हमें आरसीएम ने वो सब दे दिया है, हमें इस सिस्टम ने सब कुछ दे दिया है, हमें इस प्लेटफॉर्म ने सब कुछ दे दिया, हमें बीसी सर ने ऐसे प्लेटफॉर्म दिए हैं। 1 PM 2 PM टीसी सर का 6:30 बजे वाला सेशन टीसी सर ने हमें दिया, सारे कोर लीडर ने मिलकर 8 PM का इतना अच्छा शानदार सेशन दिया। ये सब कुछ के बावजूद अगर हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इट्स कंप्लीटली हमारी गलती है, ये कंप्लीटली हमारी गलती है। और इस गलती को जितनी जल्दी हम रियलाइज कर लेंगे, इस गलती पे जितनी जल्दी काम कर लेंगे, उतना बड़ा काम हम यहाँ पे बहुत जल्दी कर सकते हैं, हाई जंप हम लगा सकते हैं, और वो हाई जंप लगाने का मौका है। तो मैं ऐसे देखती हूँ, और एक छोटा सा वीडियो में प्लॉट प्ले करने वाली हूँ, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या आया है। वॉइस आ रही है क्या मैडम? वो जिसने रंग लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को देख लिया, नशा जानत का ऐसा कि तुझे कुछ मिल याद क्या हुआ, तेरा
अब आप लोग बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या आया। हालांकि ऊपर में लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें, हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद हमें क्या समझ में आया, हमें क्या समझ में आया। ये एक लोकल ट्रेन का सीन है, और जब जब मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे रील देख रही थी, और ऑब्वियसली मैं भी कभी कभी देखती हूँ, तो जब मैं रील देख रही थी, रील देखते देखते मुझे ये वाला वीडियो आया, और जब मैं ऊपर के सेंटेंस को पढ़ी ना कि दिस अंकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रीम क्रस्ड बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये मुझे समझ में आया कि अगर इनके पास जिम्मेवारी नहीं होती, अगर इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो हो सकता है कि ये बहुत अच्छे गायक होते हैं, हो सकता है ये कहीं और होते। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, और उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखना चाहूंगी। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में रखती हूँ, मैं इसको इसको यहाँ पे नहीं करके मैं अपने लैंग्वेज में लिखती हूँ। वो है कि पेट ने गालिब तनख्वाह में फंसा दिया। पेट यानी कि हमारी मजबूरी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व, पेट ने गालिब तनख्वाह में फंसा दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। आज के टाइम पे हिंदुस्तान में कितने सारे लोग हैं जो किसके घर में कोई AR रहमान दब गया है, कोई सचिन तेंदुलकर दब गया है, कोई लता मंगेशकर दब गई हैं, कोई धोनी दब गए हैं, कोई पेंटर दब गए हैं, कोई चेतन भगत दब गए हैं, और कोई बड़े से बड़े कलाकार को दफना दिया गया है बस रिस्पॉन्सिबिलिटी के दबाव में। आज हम सभी के घर में बहुत बहुत बड़े बड़े टैलेंट है। हो सकता है कोई पेंटर होगा, कोई अच्छी पेंटिंग करते होंगे, कोई अच्छा लिखते होंगे, कोई अच्छा गाते होंगे, कोई अच्छा तबला बजाते होंगे, कोई अच्छा डांस करते होंगे, कोई अच्छा नाटक करते होते होंगे, कोई अच्छा स्पीच देते होंगे। बट हम क्या बोलते हैं कि बेटा इन सबसे पेट नहीं भरता। पेट भरता है डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनके, वकील बनके, उस प्रोफेशन में जाओ। और उस चक्कर में हम कितने सारे हॉबी को, कितने सारे हुनर को हम दफना देते हैं। हिंदुस्तान में कई कलाकार कहीं कहीं आपको दफन मिलेंगे, कभी किसी लोकल ट्रेन में मिलेंगे, कभी किसी फैक्ट्री में मिलेंगे, कभी किसी कंप्यूटर के सामने काम करते हुए मिल जाएंगे, और कभी कहीं पे अपने को 45 डिग्री में जलाते हुए कहीं पे काम करते हुए मिल जाएंगे। और मुझे समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में हमें अगर कोई फ्रीडम दे सकता है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को फ्रीडम दे सकता है, तो एक पैसिव इनकम के थ्रू RCM से मिल सकता है। मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरी लाइफ जो भी है, मेरा जो भी हो गया, आपका जो भी हो गया, आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, आपकी उम्र 40 साल है, 30 साल है, 35 साल है, आपने ठीक है पेट के खातिर अपनी हॉबी को जला दिया, अपने हुनर को जला दिया, अपने हुनर को कहीं दफना दिया। पर क्या आप चाहते हैं कि यही सेम चीज आपके बच्चे के साथ हो? आपके घर से सचिन तेंदुलकर निकल सकते हैं, आपके घर से कोई AR रहमान निकल सकते हैं, आपके घर से कोई साइना नेहवाल निकल सकते हैं, आपके घर से बहुत बड़े बड़े लोग निकल सकते हैं, लेकिन वो कब निकलेंगे? जब आप उसे फ्रीडम देंगे। और वो फ्रीडम मेरे को चाहिए। मैं RCM को फ्रीडम के लिए करती हूँ, सिंपल सी बात है। मेरे मन में एक ही हॉबी है कि मेरे को लोकल ट्रेन में ऐसे अपनी हॉबी को गाते हुए, या जब मैं लास्ट स्टेज में हूँ, या जब मैं 60-70 की उम्र में हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं कि काश मेरी जिंदगी में ऐसा होता तो मैं ये होता, काश अगर जिम्मेवारी नहीं होती तो मैं ये कर रही होती, ये काश मुझे नहीं चाहिए। आज अगर हिंदुस्तान में आप एक सर्वे करें और लोगों से जाके पूछे कि आपको अगर मौका मिलता, अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं होती, पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ता, तो आप क्या बनते? और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, सर्वे में 99% लोग या 90% लोगों का आंसर होगा, वो अलग होगा जो आज वो है। और ऐसा है, वो अलग सेक्टर में है, जो उनका हुनर था वो नहीं है। क्या हम अगली नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा ही देना चाहते हैं? सीरियसली अफसोस करते हुए, लास्ट टाइम पे अफसोस हो, 84 लाख योनियों के बाद में एक इंसान का जन्म हमें मिला है, जहां हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं, अपने हुनर को निखार सकते हैं, अपनी हॉबी पे काम कर सकते हैं, हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बट स्टिल हम अपने हुनर को दबा रहे हैं, और हम मजबूर कर रहे हैं अपने बच्चे को भी दबाने के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दबाने के लिए। और मैं बोली कि मैं अपने साथ भी ऐसा नहीं होने दूंगी, और मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा एक बहुत अच्छा ख्वाब है, वो ख्वाब है कि मुझे एक बड़ी सी लाइब्रेरी दे
दी जाए, कोई फोन ना आए मेरे पास, कोई काम ना रहे मेरे पास, मैं अपनी मर्जी से वहां पे बैठ के जितना मर्जी मैं किताब पढ़ सकूं, जितना मर्जी अलग अलग किताब, ये कोर्स की किताब नहीं बोल रही हूँ, जो मेरा मन करे, हो सकता है वो किसी और लिटरेचर का हो, कहीं पे हो, मैं आराम से बैठ के कार्य कर सकूं और मेरे दिमाग में ये नहीं चले अरे यार कोई फोन मिस हो गया, अरे यार इतने का नुकसान हो गया, अरे यार जूम मीटिंग है, अरे यार इस तरीके से, अरे यार ऑफिस जाना है, ये अफसोस ना रहे। रात को पढ़ते 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 अगर मैं किताबों में खो जाऊं तो अफसोस ना रहे यार सुबह उठ के ऑफिस जाना है इसलिए जल्दी सोना होगा, ये अफसोस वाली लाइफ मेरे को नहीं चाहिए। एंड मुझे वो फ्रीडम चाहिए, और वो फ्रीडम मुझे ये इंडस्ट्री दे सकती है। क्यों? क्योंकि हम आरसीएम के इतने बड़े ग्रुप में है, इतना ज्यादा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इतना शानदार प्लान है, और इस प्लान पे, इस प्रोडक्ट पे काम करके पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा एम्पायर खड़ा करेंगे कि उस एम्पायर से हमको फ्रीडम मिलेगा। और ये फ्रीडम सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं होगी, ये फ्रीडम मेरी नेक्स्ट जनरेशन की फ्रीडम होगी। ये फ्रीडम होगी कि मेरे किसी भी जनरेशन को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं गायक बनूं कि नहीं बनूं, मैं क्रिकेटर बनूं कि नहीं बनूं, मैं बैडमिंटन खेलूं कि नहीं खेलूं, मैं लेखक बनूं कि नहीं बनूं, मैं कविता लिखूं कि नहीं लिखूं, क्योंकि पैसे कहाँ से आएंगे। इस चीज से उसको आजादी देनी है, और ये आजादी आप अपने जनरेशन को दे सकते हैं। आजादी जीने की, हंसने की, अपना काम करने की, अपने हुनर पे काम करने की, अपने हुनर को निखारने की, अपने मन से जिंदगी को जीने की। मेरा दो ही चीज है, मेरे को किताब पढ़ने की आजादी दे दो और मेरे को घूमने की आजादी दे दो। ये दो चीज की आजादी के लिए मेरे को ये बिजनेस करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को काम नहीं करना। जब आपको काम करने की आदत लग जाती है ना, उस काम में मजा आता है, तो आप काम किए बिना रह नहीं पाते। लेकिन वो काम किए बिना जब ना रह पाए तो वो मर्जी वाला काम होता है, वो मजबूरी वाला काम अपने को नहीं चाहिए। तो मेरे को भी काम करना है, लेकिन मजबूरी वाली नहीं चाहिए, मर्जी वाली चाहिए। ऑब्वियसली काम करेंगे, डायमंड बनने के बाद भी करेंगे, स्टार डायमंड के बाद भी करेंगे, लेकिन मर्जी से करेंगे, घूमते फिरते करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उससे भी अपना बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। और ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। फ्रीडम अपने को चाहिए, और अपने को सिर्फ खुद की फ्रीडम नहीं, नेक्स्ट जनरेशन की फ्रीडम चाहिए, और उस नजर से मैं इसको देखती हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए, टाइम फ्रीडम भी चाहिए, और साथ में इमोशनल फ्रीडम भी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास जब पैसा हो जाता है, बहुत सारे लोगों के पास जब समय हो जाता है, तो लोग अफसोस करते हैं कि यार मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरे पास कोई नहीं बैठता। आप देखिए जितने भी रिटायर पर्सन है, उनका एक ही मनोकामना होता है कि मेरे साथ में बगल में आके कोई लोग बात करे। पर जब तक वो रिटायर होते हैं तब तक बच्चे की जॉब लग जाती है और पोते पोतियों का स्कूल जाना होने लगता है, उनके पास कोई बात करने वाला नहीं है। वो अक्सर बाहर निकल के बगीचे में बस इसलिए बैठे रहते हैं कि कोई आके बात कर ले। पर ये बिजनेस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है कि पूरे हिंदुस्तान में कई घर आपके हो जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आपके आने का इंतजार करते हैं। आपको लोगों की कमी नहीं होती, लोगों के प्यार की, लोगों के सम्मान की, लोगों के वो जो प्रेम है, वो भावना है, उसकी कमी नहीं होती। ये इंडस्ट्री आपको वो इमोशनल फ्रीडम देता है, आपको इमोशनली इतना ऊपर कर देता है, सोशल फ्रीडम देता है। और मेरे को ये सब फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये सब फ्रीडम बहुत महंगी है। वो महंगी इसलिए है क्योंकि इनिशियल लेवल पे वो जो सिस्टम को फॉलो करना, वो करना पड़ेगा। इतनी सी कीमत है इसकी। सिस्टम को फॉलो करना है, लगातार काम करना है, अपने दिमाग पे काम करना है, तब जाके हम लोग कर सकते हैं। और ये फ्रीडम के लिए, फ्रीडम को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। वो है नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, जो 7 जुलाई को होने वाला है। हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी, ओनली एंड ओनली कंपनी, जो ऐसा इवेंट करवाती है, नेक्स्ट जनरेशन इवेंट। और आप सभी को पता है इस इवेंट का जो सीट होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, आप सभी को पता है। ऑडिटोरियम की जो लिमिट होती है, एक लिमिटेड सीट होता है। अब आप सोचिए कि एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे आपको यहाँ पे कोई कोई डायमंड मिल सकता है, इस प्रोग्राम में किसी को बैठा दे तो आप पूरी फैमिली के साथ में अपने टीम को ले जाने का व्यवस्था करे, अपनी टीम में प्रमोशन करे। लेकिन सीट लिमिटेड है, तो उसके लिए पहले से आप तैयारी करें, तभी जाके हो पाएगा। एक सबसे मैं बोलूंगी ये फ्रीडम देती है, क्योंकि आप अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर पाते हैं युवा पीढ़ी में। वो फ्रीडम देती है, वो सिक्योरिटी देती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, फैमिली सिक्योरिटी देती है। और इसके लिए अपने को मेहनत करना है। मुकेश कोठारी सर हमेशा बोलते हैं कि माहौल में रहना है, माहौल को बनाना है, और अपनी टीम को माहौल में रखना है। और ये माहौल जो है, ये आपको 7 जुलाई को मिलेगा त्यागराज स्टेडियम में। और उस माहौल में जितना ज्यादा लोगों को पहुंचा सकते हैं, पहुंचा दीजिए।
बहुत कम टाइम है, क्योंकि आपको ट्रेन का टिकट भी बुक करना होगा, फ्लाइट की टिकट बुक करनी होगी, बस की टिकट बुक करनी होगी, साथ में यहाँ पे सीट का टिकट भी बुक करना पड़ेगा। अपने अपने कोल लीडर को फोन कीजिए और अपना सीट और अपने टीम का सीट फटाफट फटाफट बुक कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिला तो वो बाहर में खड़े थे। तो इस तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और जल्दी से अपनी टिकट को बुक कीजिए। और लास्ट में एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन देके थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में बात करूंगी। हम सभी को पता है कि गामा जोनल का एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, और आप सभी को पता है कि एवरी ट्यूसडे रात को 9 बजे इसकी मीटिंग होती है, जूम मीटिंग होती है। और हेल्थ एंड लाइफ को जो हमारी निधि मैडम है, हम सभी ने कभी ना कभी इनकी ट्रेनिंग अटेंड की है, वो बहुत अच्छे से इसका प्रमोशन कर, बहुत अच्छे से इसकी जानकारी दे रही है। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी टीम में फटाफट फटाफट प्रमोट कीजिए। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी फटाफट उस मीटिंग में आपको जुड़ना है और उस पर काम करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना है। अब लास्ट टॉपिक मैं लेती हूँ, सोशल मीडिया पे कैसे काम करें। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सोशल मीडिया पे कैसे काम करें। एक चीज जो मैं लिखी हूँ वही है, ओरिजिनल बन जाइए, ओरिजिनल बन जाइए। आप जैसे फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड के काम का पिक्चर वगैरह क्लिक करके सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का एक ही तरीका है। कई बार हम बनावटी चीजों में फंसना चाहते हैं। कई बार यंग लोगों को मैं देखती हूँ बोलते कि नहीं नहीं ये फोटो में क्लिक तो कर लिया पर मैं इसको अपलोड नहीं करूंगी। मैं बोली क्यों नहीं करना? तो बोलते कि नहीं नहीं इसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, नहीं नहीं यहाँ पे ये अच्छा नहीं आया, यहाँ पे मेरा फेस ठीक नहीं आया है। अरे भैया, सोशल मीडिया पे लोग आपका काम देख के आते हैं। सोशल मीडिया पे लोग आपकी मेहनत, आपके संघर्ष, आपके फील्ड वर्क को देख के आपसे मोटिवेट होते हैं कि यार ये आदमी अगर फील्ड में इतना काम कर सकता है तो इसके साथ हमें जुड़ना चाहिए, इसके साथ ये मेरी कामयाबी दिला सकता है। आज के टाइम पे लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि वो ओरिजिनल कंटेंट क्या है और डुप्लीकेट कंटेंट क्या है उसमें फर्क करना जानती है। सिंपली जब आप फील्ड में जाएं, फील्ड में जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, 1-to-1 कर रहे हैं, हाइजीन कैंपेन कर रहे हैं, प्रोडक्ट का डेमो कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, ओपन सेमिनार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट लास्ट में 2-4 फोटो को क्लिक कीजिए और आपने जो भी आपके मन की भावना है उसको राइट डाउन कीजिए। कई बार मैं देखती हूँ लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, इधर को उठाया डायरेक्ट चिपका दिया, इधर को उठाया डायरेक्ट चिपका दिया। मैं भी कॉपी पेस्ट ही कर रही हूँ, यहाँ पे जितने सारे कंटेंट है सब कॉपी पेस्ट है, सबको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पर कहते हैं ना नकल करने में भी अकल लगती है, तो नकल कीजिए। ऑब्वियसली नकल सबको करना है क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का ही है। जो आप सीखे उसको इम्प्लीमेंट करके चीजों को करना है, लेकिन नकल करने में जो अकल लगती है वो थोड़ी सी अकल अपने को लगानी है। और वो अकल लगाना है कि हम थोड़ा सा लिखे। कई बार हम मेहनत नहीं करना चाहते। आज की यंग जनरेशन को देखती हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मेरे सोशल मीडिया से उठाते हैं और मैं तो स्त्रीलिंग वाली में लिखती हूँ, बनाई है, करती हूँ, ऐसे करके, और वो एक बॉयज का सोशल मीडिया पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसका लिंक भी चेंज नहीं करते हैं। तो कैसे काम चलेगा भैया? आप मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं और लोग आपको सम्मान दे ये भी चाहते हैं, तो दोनों संभव नहीं है। कमजोर बन के हम ईश्वर से चाहते हैं कि लोग हमको मजबूत समझे, तो नहीं होने वाला। अपने आप पे काम करना है। थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस डालिए, थोड़ा सा लिखिए। जितना अच्छे से लिखेंगे, जितना अच्छे से चीजों को यूज करेंगे, जितना ओरिजिनल होकर चीजों को प्रमोट करेंगे उतना अच्छा होगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे लिखने की आदत नहीं, तो आदत बनाइए। किसी सर आदत बदलने का अभ्यास करवाते हैं, तो एक अभ्यास यहाँ भी कीजिए। आपने एक फोटो डाल दिया, आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, कैसे समझ में आएगा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? कैसे लोग समझेंगे? वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपके मन की भावना क्या है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, किस तरीके से चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। और आज के टाइम पे तो अच्छी चीज ये भी है कि कंपनी की तरफ से बहुत सारी चीजें आ रही है, उसको अच्छे से प्रमोट करना सीखिए, उसको सही से लिखना सीखिए। अगर हम थोड़ा सा ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं, लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, तो लोग आपको देखेंगे, समझेंगे और आपकी रीच बढ़ेगी। सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट रहता है उसकी रीच उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो अगर आपको सोशल मीडिया पे रीच बढ़ानी है तो ओरिजिनल कंटेंट में आइए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग, पहली बात क्या मैं बोली कि ओरिजिनल कंटेंट में आइए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है ना, सोशल मीडिया पे बिल्ड करके क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैसेज ये है कि आप जहां भी रहते हैं वहां से जा के बिजनेस बिल्ड करने की एक सीमा है। अगर हम सब जगह जाके बिजनेस को बिल्ड करना चाहेंगे और आप महीने में 30 दिन भी ट्रैवल करते हैं, तब भी पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करके पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस को बिल्ड करने में एक लगभग अच्छा खासा समय लग जाएगा।
और वो समय के बदले में थोड़ा सा समय लगा के अगर हमने सोशल मीडिया को बिल्ड कर लिया तो आप वो बिजनेस जल्दी से बिल्ड कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू से, क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे चीजों को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके पास आएंगे। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, देखिए हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनी चल रही है जो कंपनी की बुनियाद उतनी स्ट्रांग नहीं है, उसके प्रोडक्ट में दम नहीं है, उसके प्रोफाइल में दम नहीं है, उसके प्लान में दम नहीं है, बस हवा हवा पे वो चीजें चल रही हैं, आप सभी को पता है हवा हवा पे चल रही है। लेकिन वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी अपने लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में तो बता रही है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो बता रही है, नेटवर्क मार्केटिंग के विजन के बारे में बता रही है। तो कभी ना कभी अगर उस कंपनी के लोगों में ये विजन आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा काम हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम हो सकता है, एमएलएम में बहुत अच्छा काम हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी कंपनी की खोज करेंगे। और जब वो अच्छी कंपनी की खोज करेंगे तो उस अच्छी कंपनी में सबसे टॉप पे आरसीएम का नाम आने वाला है, और आरसीएम में आने के लिए वो खोजेंगे कि यार मैं किसके साथ जुड़ूं, किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, कौन मेरी हेल्प कर सकता है। फिर वो यूट्यूब पे जाएंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, और वहां पे जैसे ही आपका चेहरा दिखेगा और वो देखेंगे कि यार बंदा ये काम कैसे करते हैं, या ये महिला काम कैसे कर रही है, ये लड़की कैसे काम कर रही है, फिर वो आपकी प्रोफाइल को देखेंगे और वहीं पे वो वहां पे डिसाइड कर लेगी कि मुझे इसके साथ काम करना है कि नहीं करना है। एक टाइम था जहां पे हम जाते थे और लोग हमें रिजेक्ट करते थे, और अब क्या है कि अब लोग खुद यहाँ पे आएंगे और वो हमें भी रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेम है, बस पहले हम जाते थे अब वो आएंगे। तो कम से कम अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रांग तो बनाए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इतना स्ट्रांग तो बनाए कि जब लोग हमें आए तो जब वो आए तो वो देखते रह जाए और हमारे प्रोफाइल में खो जाए, और उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम करने का मन हो तो वो डायरेक्ट आपको फोन लगाए, और अगर आप फोन ना उठाए तो आपका इंतजार करे, 2 दिन 3 दिन 5 दिन इंतजार करे कि कभी ना कभी सर का फोन आएगा और मुझे सर के साथ ही काम करना है। इस लेवल का प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है। तो अगर ये सारी चीजें हम लोग करते हैं तो आप पूरे हिंदुस्तान में एक बड़े लेवल का आप प्रोफाइल अपना बना सकते हैं, बड़े लेवल का एम्पायर बना सकते हैं, बड़े लेवल पे अपनी मीटिंग को लेके बड़े लेवल पे अपने सेमिनार अपनी टीम को लेके जा सकते हैं, और धीरे 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 आप कब अपने में हीरा बन जाएंगे। हमारे बीसी सर क्या बोलते हैं, वो सिंपल सी बात बोलते हैं, पहले हम खुद हीरा बनते हैं फिर वो डायमंड की पिन अपने पास आती है। तो अपने को हीरा बनना है पहले, और जो ये प्रोसेस है ना वो प्रोसेस हमें हीरा बनाती है। सतीश पंडित जी हमेशा बोलते हैं कि इंसान तो रास्ते में ही बनता है, मंजिल में पहुंच के तो अलसाता है। तो मंजिल में पहुंच के तो हम तो अलसा जाएंगे, हम तो कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। सबसे बड़ी ग्रोथ जो हमारी होगी, चाहे वो फिजिकल रूप में हो, इमोशनल रूप में हो, मेंटल लेवल में हो, हमारे सब कुछ में ग्रोथ जो होगी वो इस प्रोसेस में होगी। तो इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, हंसते मुस्कुराते, चीजों को संभालते, चीजों को रिजेक्शन को फेस करते हुए। और इनिशियली जब मैं फील्ड में जाती थी ना तो मैं ये सोच के जाती थी, मुझे पता है ये सामने वाला रिजेक्ट करेगा मुझे, मैं ये सोच के जाती थी, मैं सही बात बोल रही हूँ, जब इनिशियली मैं जाती थी मैं सोच के जाती थी कि मुझे पता है कि ये मुझे रिजेक्ट करने वाले हैं, बस मुझे ये देखना है कि इनका रिजेक्ट करने का तरीका कैसा है, किस तरीके में, किस अंदाज से मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, वो तरीके को मुझे देखना है। और जब मैं ये सोच के जाती थी ना, उस तरीके को सीखने के लिए जाती थी, मुझे पता था वो तरीका तो लिमिटेड होगा ना, अगर मुश्किल से मुश्किल कितना होगा, 50 होगा, 100 होगा, अगर मुझे वो 100 तरीका पता चल जाए कि कैसे लोग रिजेक्ट करते हैं, और वो 100 तरीके पे अगर मैं मास्टरी कर लूं तो एक दिन ऐसा होगा कि कोई ऐसा बंदा होगा ही नहीं जो मुझे रिजेक्ट कर पाए। और इस तरीके से मैं चीजों को सीखना स्टार्ट की, करना स्टार्ट की, और आज अच्छे लेवल पे हूँ, अच्छी सीखने वाले एटीट्यूड में हूँ, और बहुत अच्छा चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा आशीर्वाद मिले, इसलिए सेशन को जल्दी हम कंक्लूड करेंगे। और एक थोड़ा सा रिवीजन अगर मैं कर लूँ तो पहला रिवीजन जो मैंने बात की वो बात की, अगर थोड़ा सा टाइम मेरे पास है तो थोड़ा सा रिवीजन मैं करना चाहूंगी 2-3 मिनट में। वो रिवीजन ये है कि मैंने पहली बात की अपने को माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करने की, इंडिपेंडेंट बनने की, आउट ऑफ स्टेशन काम करने की। दूसरी बात मैंने की कि हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी का सेगमेंट हमारे पास में है। तीसरी बात की मैंने फ्रीडम की कि हम फ्रीडम दे सकते हैं, अपनी अलग अलग जनरेशन को वो फ्रीडम दे सकते हैं, खुद को फ्रीडम दे सकते हैं। उसके बाद हमने बात की कि 7 जुलाई को जो इवेंट है उसकी तैयारी अपने को करनी है। उसके बाद हमने बात की कि आज 9 बजे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है गामा ओरिजिनल का, उसका इवेंट हमें, वो जूम मीटिंग हमें अटेंड करना है। और लास्ट में मैंने बात की कि सोशल
मीडिया पे हमें कैसे थोड़ा सा बिजनेस को बिल्ड करना है। हालांकि ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, पर इसको मैंने सीरियसली बोला कि ओरिजिनल कंटेंट अपने को रखना है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी मुझे इतने शिद्दत से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि चंदना मैडम आए और कुछ लोगों का आशीर्वाद मुझे दे। थैंक यू सो मच। ओवर टू चंदना मैडम। थैंक यू सो मच आप सभी के आशीर्वाद के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सबसे पहले चंदना चौधरी मैम को शानदार होस्टिंग के लिए बहुत ही बधाई आपको मैम, बहुत शानदार होस्टिंग आपने की है। और आज रेस्पेक्टेड मधुसूदन मैम, माने पढ़ाई करते हुए पीएचडी करते हुए इतने अच्छे लेवल पर जा रही हैं। और टाइम मैनेजमेंट अगर कोई सीखना चाहे तो रेस्पेक्टेड मधुसूदन मैम से सीखें। आपके पास डिसिप्लिन है, कंटिन्यूटी है, पंक्चुअलिटी है, और आप बहुत लोगों को, हमारे देश के बहुत सारी महिलाओं के लिए और खासकर पुरुष भाइयों के लिए भी आप प्रेरणा के स्रोत हैं मैडम। आपके माध्यम से बहुत लोगों की जिंदगियां बदलने वाली है, इसके लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और आज का प्रोग्राम सुपर डुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल रहा है। और हम तो कहते हैं जितने भी लोग हैं इस आज के एपिसोड को अपने डाउनलाइन में एक एक लोगों को जरूर दिखाइए। थैंक यू मधुसूदन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू।